वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे दो ऐसे माइक्रो कैप्स की जिसमें एफआईआईज ने भर भर के बाइंग की है। फिर हम बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशन की, आने वाले आईपीओस की, फिर टाटा कैपिटल का आईपीओ कब आ रहा है हम वो भी बताएंगे। फिर हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की और कॉग्निजेंट द्वारा लिए हुए एक ऐतिहासिक फैसले की जिससे हर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की, और अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हर किसी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है उन दो स्टॉक्स की जिसमें एफआईआईज ने हैवली इन्वेस्ट किया है। मैं बात कर रहा हूं सोटिक फार्मा और सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस की। और ये जो दो कंपनीज हैं वो दोनों माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं जिनमें अभी अभी हाल ही के क्वार्टर्स में एफआईआईज ने अपने रेडार पे लिया और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। अगर हम सोटेक की बात करें तो ये एक फार्मा कंपनी है जिसका प्रॉफिट और रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ा है, जबकि सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस एक आईटी इक्विपमेंट रेंटल फर्म है जिसका क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो दोनों कंपनीज हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती हैं और अभी अपने हाई से काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही हैं। एफआईआईज ने इनमें सिग्निफिकेंट स्टेक लिया है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का सिग्नल दिखाती हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर परफॉर्मेंस पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्पी आई इन दोनों स्टॉक्स में, और जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे सोटिक फार्मा उतना पसंद नहीं आया। हालांकि सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट मैंने अभी पूरी डिटेल में रिसर्च नहीं की है। और मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ट्रांसपेरेंट रह सकूं आपके लिए। शायद मैं सिलिकॉन में इन्वेस्टमेंट करूं आने वाले कुछ समय में, बट हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कोई न्यूज आपके पास आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वो न्यूज आ रही है। हो सकता है आपके पास वो न्यूज पहुंचाई जा रही हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम पहले सेबी ने एक एंकर को फ्रंट रनिंग करते हुए पकड़ा। फ्रंट रनिंग यानी कि वो एफएनओ में पोजीशन पहले ही ले लेते थे और टेलीविजन पे जाकर के कहते थे कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है हिस्ट्री में जहां पे एंकर्स ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक फॉरेन फर्म भी है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, अभी अभी सेबी उसके ऊपर भी जांच करिए कि कहीं वो मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो एल्गोरिथमिक बेस्ड ट्रेड करते हैं जिनका नाम है जेन स्ट्रीट। और इन्हीं रीजंस की वजह से मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि अपना एनालिसिस जरूर करें और अगर जरूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं और ये जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की हैं। और इसी बात पे हम अगली बिजनेस न्यूज लेते हैं मार्केट मैनिपुलेशन पे। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने ये क्लियर मैसेज दिया है कि मार्केट मैनिपुलेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के बावजूद कुछ लोग गलत काम करते हैं, लेकिन सेबी उन्हें पकड़ेगी और उन्हें सजा देगी। एसएमई आईपीओस की बात करें तो वहां भी प्रॉब्लम्स आई थी। गैंसोल की बात करें तो गैंसोल जैसे स्टॉक्स में भी गड़बड़ी आई थी, फ्रंट रनिंग भी चली थी। और सिर्फ 2025 में नहीं, 2022, 2021 में भी ऐसे लोग पकड़े गए थे। तो तुहिन जी ने ये कहा कि ग्रीड जो है, लालच, वो पुरानी बात है, लेकिन सिर्फ रूल से ही सब कुछ नहीं रुकता। लेकिन मेरा मानना है कि सजा जो है ना वो और कड़ी करनी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। यूएस में आप देखो, अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो आपको 6 साल 7 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर आपने मान लो 4 करोड़ का स्कैम किया है तो सेबी बोलेगी 12 करोड़ का फाइन लगेगा और आप 5 साल के लिए मार्केट से बैन हो जाओगे। क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर लूंगा। क्या सिर्फ इंडिया है क्या? यूएस है, चाइना है, जापान है, सिंगापुर है, इतनी सारी कंट्रीज है, मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर लूंगा। और अगर ठीक है आपने मेरा अकाउंट बैन किया, मैं अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट से चीजें मैनेज कर लूंगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है जो 12 करोड़ 13 करोड़ का फाइन और कुछ साल के लिए बैन लगा देती है सेबी। सजा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए ताकि इस तरीके का स्कैम करने से पहले स्कैमर्स 100 बार सोचें, डर जाएं, वो उनकी आत्मा कांप जाए। अगली बिजनेस न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड। अगले हफ्ते 5 आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें से 3 आईपीओ 24 जून को खुलेंगे, जिसका नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स, एलन बेरी गैसेस और कालपत्रु। अब इन आईपीओ की बात करें हम तो ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स का जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 13 रुपए का है। इसका मतलब कि ये 18% का प्रीमियम दिखाता है। कालपत्रु की बात करें तो इसका जीएमपी 11 रुपए का है, यानी 2.6% प्रीमियम। लेकिन एलन बेर गैसेस का जो जीएमपी है वो 0 है। इसका मतलब अभी कोई भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। मैं आपको दो चीज बता दूं, पहला ये कि जीएमपी जो होता है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट दिखाता है, लेकिन फाइनल लिस्टिंग पे ये डिपेंड करता है कि प्राइसिंग क्या आएगी। और दूसरी बात ये, पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है जब ग्रे मार्केट प्रीमियम लेट सपोज 100 रुपए मिल रहा है और जब आईपीओ का प्राइस बैंड आता है, जो लिस्टिंग होती है वो हो जाती है 50 रुपए से 60 रुपए से, तो कई बार इन्वेस्टर को लॉस भी होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने ग्रे मार्केट से या फिर मार्केट के बाहर से शेयर्स परचेज कर लिए तो आपको लिस्टिंग गेन होगा ही होगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को अपना नुकसान करवाते हुए देखा है। बट आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या झूठी उम्मीद मिले। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा कैपिटल की, और जिस चीज का हर इन्वेस्टर को इंतजार था वो अब होने जा रहा है। जी हाँ, टाटा कैपिटल का आईपीओ बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैं डेट भी बताऊंगा अभी, बट अभी ये बता दूं मैं आपको कि टाटा कैपिटल ने अपना 17,200 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी से अप्रूवल ले लिया है। और इस आईपीओ में फ्रेश इशू होगा और टाटा सन्स का ऑफर फॉर सेल भी होगा। तो ये जो आईपीओ है इसकी खास बात ये है कि ये आईपीओ इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है इंडिया के अंदर, जिसका टारगेट वैल्यूएशन $11 बिलियन का है। और अगर हम आरबीआई के रूल्स के हिसाब से देखें तो टाटा कैपिटल को सितंबर 2024 तक लिस्ट होना जरूरी है। तो अभी चल रहा है जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 3-4 महीने के अंदर ही टाटा कैपिटल का आईपीओ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। डीआरएचपी की बात करें तो डीआरएचपी अप्रैल में ही कॉन्फिडेंशियल रूट से फाइल हो चुका है और जुलाई में आरएचपी फाइल होने की संभावना है। तो आप समझ जाओ जुलाई से अगस्त के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। और अगर बिजनेस न्यूज पसंद आई तो लाइक करो इस वीडियो को, और अगर आप ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है विशाल मेगा मार्ट से रिलेटेड। वैनगार्ड ग्रुप, जो कि एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने विशाल मेगा मार्ट में 655 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें उन्होंने 1.1% स्टेक खरीदा है, वो भी ओपन मार्केट से। और ये जो डील है वो 2 ट्रेंचेस में हुई, जिसमें 5.04 करोड़ शेयर्स 129.74 रुपीस के एवरेज प्राइस पर लिए गए। और इस खरीद के बाद विशाल मेगा मार्ट के शेयर्स 2.12% बढ़कर 128.80 रुपीस पर बंद हुए। और इस इन्वेस्टमेंट से विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है कॉग्निजेंट की, और इंडियन आईटी सेक्टर में कमाल का शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्ट इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं उनके लिए। अब ये शिफ्ट क्या हो रहा है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये जो शिफ्ट है वो कॉग्निजेंट से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेंट $182.76 मिलियन इन्वेस्ट करेगा एक नया कैंपस बनाने के लिए, जो कि विशाखापट्टनम में होगा। और उस कैंपस के थ्रू 8,000 जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। और जो कैंपस का ऑपरेशन है वो मार्च 2029 से शुरू हो जाएगा। अब ऐसा कॉग्निजेंट कर क्यों रहा है? देखिए, जो बड़े शहर हैं, टियर 1 शहर, बेंगलुरु ले लो, मुंबई ले लो आप, या फिर दिल्ली, न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, इस तरह के जो शहर हैं वहां पे रियल एस्टेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो उनको रेंट देना पड़ता है वो बहुत महंगा होता है। और पहले भी सीईओ ने ये बताया था कि कंपनी बड़े शहरों का ऑफिस स्पेस छोड़कर टियर 2 सिटीज में इन्वेस्ट करेगी। और ये जो मूव है वो टीसीएस के नए कैंपस प्लान के
बाद आया है जो 12,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। तो आप समझ रहे हो, टीसीएस भी छोड़ रही है, कॉग्निजेंट भी छोड़ रही है, और जब ये अपने ऑफिसेस टीयर 2 सिटीज में ओपन करेंगे तो वहां के लोगों को भी जॉब मिलेगा। अभी क्या होता है कि बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं लखनऊ से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से, बट उनको जॉब करने के लिए हमेशा या तो न्यू दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, या फिर गुजरात में अहमदाबाद जाना पड़ता है। लेकिन उनके खुद के शहर में जैसे बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, तो इस तरह के जो शहर हैं वहां पे कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है घर से दूर रहना, फिर वहां का अनहेल्दी खाना, फिर बीमारी, तो काफी प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत ही जल्द जितनी भी कंपनीज हैं वो टीयर 2 सिटीज की तरफ शिफ्ट होंगी, क्योंकि वाकई में जो बड़े शहर हैं, टीयर 1 शहर हैं, वहां की जमीन बहुत महंगी हो चुकी है। और जितने भी आईटी फर्म्स हैं उनको कनेक्टिविटी या लोकेशन से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनका काम होता है ऑनलाइन इन द सेंस की यूएस के प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिया में एग्जीक्यूट होते हैं, इंडिया में भी प्रोजेक्ट होते हैं बट एग्जीक्यूट हो जाते हैं इजिली। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का या फिर आईटी फर्म का ये एक अच्छा बात है कि वो कहीं से भी अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। अगली बिजनेस न्यूज थोड़ी सी हैरान करने वाली है, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है इंडिया के लिए, और इंडिया में एक क्राइसिस आ सकता है अगर इसको बहुत ही जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो। क्योंकि ऐसा दीपक पारेख ने भी कहा है। दीपक पारेख ने माइक्रो फाइनेंस और अनसेक्योर्ड लोन्स पर चिंता जताई। उनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस में 15 से 18% एनपीए होने लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। यहाँ तक कि 60,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट्स की एक बड़ी वार्निंग भी दी है। एनबीएफसीज और बैंक भी अब क्या कर रहे हैं कि वो एग्रेसिवली अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जा रहा है। क्योंकि आप ध्यान से सोचो, जो अनसेक्योर्ड लोन्स होते हैं, ऊपर से पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। और दीपक पारेख का ऐसा कहना है कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी जो खुद की इनकम है उसका सिर्फ 25% ही लोन रीपेमेंट में लगना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बोला। अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, रिटेल में लोन की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन बैंक्स के पास फंड भी तो होने चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो ज्यादातर भारतीय हैं उनके पास सेविंग्स और इंश्योरेंस बहुत कम है। इंश्योरेंस मतलब आप समझ ही रहे हो, जिसमें अगर आपका हेल्थ इश्यू होता है या फिर बाई चांस आपकी अगर मृत्यु भी होती है तो आपको एक कवरेज मिलता है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है आप ये समझो। अगर सेविंग और इंश्योरेंस कम है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज अगर 1 लाख लोगों ने एक साथ लोन लिया, जो कि लेते ही लेते हैं लोग, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है और बहुत सारे बैंक्स, एनबीएफसीज हैं। तो अब 1 लाख लोगों ने लोन लिया, और वो लोन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर 1 लाख लोगों ने लोन लिया तो ये बहुत पॉसिबल चांस है कि उन 1 लाख लोगों में से 1000 लोगों को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, या फिर भगवान न करे बट उनका देहांत हो जाए। तो वो जो लोन का अमाउंट है वो पूरी तरीके से फंस जाएगा बैंक का। क्योंकि इंडिया में अगर कोई आपको बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप सीधे मिडिल क्लास से गरीब बन जाते हो। इसलिए इंश्योरेंस या फिर सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही परेशानी है दीपक पारेख की। दीपक पारेख जी का भी यही कहना है कि लोन्स लोग लेते जा रहे हैं, बैंक्स के पास फंड्स बच नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि सेविंग और इंश्योरेंस भी कम है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बहुत ही जल्द बनने वाली है। और आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमने कुछ चेंजेस किए थे वीडियोस में। आपको अगर याद होगा, अगर आप डेली वीडियोस देखते हो, तो मैं इंट्रो नहीं देता था, डायरेक्ट बिजनेस न्यूज स्टार्ट कर देता था। बट उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि थंबनेल अलग रहता था, क्योंकि हमारी 7-7 बिजनेस न्यूज है, तो हम थंबनेल तो कोई 1 या 3 लगाते हैं, तो लोग आ रहे थे और तुरंत वीडियो देखने से पहले ही चले जा रहे थे। तो हमारे व्यूज भी कम हो रहे थे, ऑडियंस रिटेंशन भी कम हो रही थी। तो अब हम उसको वापस लेकर के आ रहे हैं, इंट्रो वाला जो हमने चेंज किया था। अब से हम हर वीडियो में इंट्रो देंगे और पूरी बिजनेस न्यूज सुनाएंगे। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।